एक समय की बात है। एक अरुणदेव नाम का राजा रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। उसके पास एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ गया था। अब मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ। कुछ सालों के बाद ही मुझे इस दुनिया से विदा लेना होगा और अपना राज्य अपने बेटों के हवाले करना होगा। ऐसी अशुभ बातें ना बोले महाराज, अभी तो आप और जिएंगे। कोई भी धरती पर अमर होकर नहीं आया। एक न एक दिन सबको जाना है। मेरी चिंता ये है कि मेरे 3 बेटों में से वो कौन होगा जो प्रजा को साथ लेकर चलेगा और एक अच्छा राजा बन पाएगा। अब महाराज, इसकी तो परीक्षा शायद वक्त ही लेगा। अब आप इसे वक्त पर छोड़ दीजिए। राजा कुछ सोच रहा होता है। वक्त पर छोड़ने की जरूरत नहीं है सुजान सिंह। मुझे अभी एक तरकीब मिल गई है। इस तरकीब से शायद मैं अपने बच्चों की परीक्षा ले पाऊंगा और पता कर पाऊंगा कि इन तीनों में से कौन राजा बनने के काबिल है। राजा वहां से चला जाता है और फिर राजा अरुणदेव अपना एक मित्र मंगल के पास जाता है। कैसे हो मंगल? अरे अरे, इतने बड़े महाराज आज मेरी कुटिया में कैसे? अरे दुनिया की नजरों में महाराज हूँ, पर तुम्हारा तो बचपन का दोस्त हूं ना, क्यों मंगल? शायद पहली बार हो रहा है कि कृष्ण खुद सुदामा के घर पधारे हैं, क्यों महाराज? अब तुम मुझे जो भी कहो, सत्य तो यही है कि मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है महाराज, आपको भला मेरी मदद की जरूरत कैसे पड़ गई? ये काम मेरा तुम ही कर सकते हो। जी बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? असल में कुछ सालों बाद मेरी हालत नहीं रहेगी राज्य चलाने की और मुझे अपने 3 बेटों में से किसी एक को राजगद्दी देनी पड़ेगी। अब कौन उस राजगद्दी का असली हकदार है, कौन सच में काबिल है, ये पता करने के लिए तुम्हें और मुझे मिलकर एक नाटक रचना होगा। कैसा नाटक महाराज? और फिर राजा मंगल के कान में सब कुछ बताता है। ठीक है, मैं समझ गया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं ये बहुत अच्छे से कर लूंगा महाराज। इस नाटक से ये पता चल जाएगा कि मेरे बेटों में से कौन एक सच्चा इंसान है और प्रजा की देखभाल कर सकता है, और उसी बेटे को मैं सिंहासन दे दूंगा। राजा अपने महल में वापस आ जाता है। राजा के 3 संतान थे, अजय, विजय और धनंजय। राजा अपने तीनों बेटों को एक एक करके एक कमरे में बुलाता है और सबसे एक ही बात बोलता है। प्रणाम पिताजी। अजय, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो और मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा काबिल हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना जाए। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी पिताजी। ठीक है, अभी तुम जाओ, और हाँ, ये बात अभी किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें अगले राजा के रूप में चुना है, ठीक है? जाओ। थोड़ी देर बाद राजा विजय को अंदर बुलाता है और उससे भी यही कहता है कि वो अगला राजा बनेगा। थोड़ी देर बाद धनंजय भी अंदर जाता है और राजा उसे भी कह देता है कि अगला राजा उसे चुना जाएगा। वहां मंत्री सुजान सिंह भी था। वो ये सब देख रहा था। महाराज, आपका दिमाग में चल क्या रहा है? आपने तीनों राजकुमारों को सिंहासन का वादा कर दिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम बस देखते जाओ सुजान सिंह, इन तीनों राजकुमारों की अब एक परीक्षा होने वाली है।
तीनों भाई ये समाचार सुनकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आप उनका सामना एक परीक्षा से होने वाला है और उसमें सफल होने के बाद ही उन्हें वो सिंहासन मिलेगा। कई दिन बीत जाते हैं। तीनों भाई राजा बनने के सपने देख रहे थे। तभी अचानक एक सभा बुलाई जाती है। उसमें राजा था, राजा का मंत्री सुजन सिंह भी था, एक सैनिक था, राजा के तीनों बेटे भी थे। इन सब के अलावा वहाँ पर एक कैदी भी था जिसको सजा दी जाने वाली थी। वो कैदी और कोई नहीं बल्कि बनवारी ही था, जो कि सिर्फ कैदी होने का नाटक कर रहा था। क्या हुआ पिताजी? इस कैदी का अपराध क्या है और इसे क्या सजा दी जाने वाली है? इसे इसी समय फांसी दी जाने वाली है। पर फांसी ही क्यों? इसका अपराध क्या है? यह इंसान आज भरे बाजार में महाराज यानी कि मुझे गालियां दे रहा था। राजा के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसका सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड? ये तो अन्याय है। अब तुम मुझे न्याय और अन्याय का मतलब समझाओगे? इसने सबके सामने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा है। इसे तो आज मृत्यु दंड मिलकर ही रहेगा। ये तो गलत है पिताश्री। प्रजा में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। फिर भी अगर वो सीमा से बाहर जाकर कुछ बोलता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए, पर इतना बड़ा नहीं कि उसका जीवन ही खत्म हो जाए। मैं आप तीनों राजकुमारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि महाराज से कहिए कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये मंगल तो बहुत ही अच्छा नाटक कर रहा है। वाह मंगल, तुम तो कलाकार निकले। पिताश्री, मैं क्षमा चाहूंगा, पर मैं आपके इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ हूं। अच्छा, और कौन कौन है तुम में से जो इस निर्णय के खिलाफ है और इस अपराधी को बचाना चाहता है? मैं भी इसके खिलाफ हूं पिताश्री। हाँ पिताजी, मैं भी इसके खिलाफ ही हूं। वाह, मेरे तीनों बेटे न्याय की समझ रखते हैं। ये समझते हैं कि किस अपराध का क्या दंड है। मतलब तुम तीनों ये चाहते हो कि इस कैदी को मृत्यु दंड ना दिया जाए। ठीक है, तुम तीनों एक एक करके मेरे कमरे में आओ। राजा अपने कमरे में चला जाता है और सबसे पहले विजय को अंदर बुलाता है। प्रणाम पिताजी। तो तुमने मन बना लिया है कि तुम उस अपराधी को मौत की सजा नहीं दिलवाना चाहते? जी पिताजी, मुझे लगता है कि उस अपराधी को छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा दी जा रही है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसकी मृत्यु दंड की सजा रोक देता हूं, पर इसके लिए तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ना होगा। क्या? हाँ, तुम एक राजा के निर्णय को बदलने के लिए कह रहे हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने तुम्हें जो सिंहासन देने का वचन किया था, तुम्हें उस सिंहासन को हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो इसके लिए? विजय कुछ देर सोचता है। पिताजी, मैं एक आम इंसान की जान बचाने के लिए अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। आप उसको मृत्यु दंड दे दीजिए। वाह, वैसे तो बड़ी न्याय की बातें कर रहा था। जब बलिदान देने की बात आई तो अपने पांव पीछे ले रहा है। ये तो राजा बनने के काबिल कतई नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जाओ यहां से। थोड़ी देर बाद राजा अजय को अपने कमरे में बुलाता है। बेटा अजय, अगर तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड ना मिले तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसकी जान के बदले तुम्हें अपना भविष्य में मिलने वाला सिंहासन छोड़ना होगा। अजय तुरंत बोलता है, क्या? एक आम इंसान की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपना सिंहासन छोड़ दूं? ये कतई नहीं होगा मुझसे पिताजी।
मैं इतना भी बड़ा देवता नहीं हूं कि इतना बड़ा बलिदान दे दूं। आप दे दीजिए उसको मृत्युदंड, क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दे दीजिए उसको। राजा उदास हो जाता है कि उसका दूसरा बेटा भी पलट गया। अब राजा को सिर्फ अपने आखिरी बेटे से उम्मीद थी। प्रणाम पिताश्री। बेटा धनंजय, क्या तुम उस अपराधी को मृत्युदंड देने के खिलाफ हो? जी पिताजी, न्याय यही कहता है कि जितना बड़ा अपराध हो दंड सिर्फ उतना ही होना चाहिए। ना ही बड़े अपराध के लिए छोटा दंड मिलना चाहिए और ना ही छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना निर्णय बदल लूं और अपराधी की जान बख्श दूं, तो तुम्हें इसके लिए खुद कुछ बलिदान देना होगा। जी बिल्कुल, मैं उस इंसान को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप बताइए, मुझे क्या बलिदान देना होगा? याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बस तुम्हें इसी का बलिदान देना होगा। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान बच जाए, तो तुम्हें राजा बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मुझे मंजूर है। दुनिया का कोई भी सिंहासन प्रजा से बढ़कर नहीं होता, और प्रजा के साथ अन्याय अगर मैं होने दूंगा तो वैसे भी मैं राजा बनने के काबिल नहीं रहूंगा। आखिरकार मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल ही गया। मेरे बाकी दोनों बेटे अपने स्वार्थ को प्रजा से ऊपर रखते थे, लेकिन धनंजय उन दोनों से अलग है। वो प्रजा के साथ न्याय करने के लिए अपना सिंहासन तक छोड़ने को तैयार है। वाह बेटे वाह, तुम परीक्षा में सफल हुए मेरे बेटे। कैसी परीक्षा पिताजी? आओ, मैं तुम्हें उस अपराधी से मिलवाता हूं। तभी मंगल अंदर आता है। उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसकी हालत बहुत अच्छी थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक अपराधी है जिसको मृत्युदंड मिलने वाला है। मेरे अभी के महाराज और भविष्य के महाराज दोनों को प्रणाम। इस इंसान ने कोई भी अपराध नहीं किया है और इसे मृत्युदंड नहीं दिया जाने वाला है। ये मेरे बचपन का मित्र मंगल है, जिसके साथ मिलकर मैंने ये नाटक रचा और अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली। उस परीक्षा में अजय और विजय सफल नहीं हो सके, लेकिन धनंजय अपनी न्यायप्रियता के कारण सफल रहा। पिताश्री, आपने बचपन से मुझे जो भी सिखाया है उसको मैंने अपने जीवन में भली भांति उतारा है। मैं जानता हूं कि संसार में न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक राजा कभी निर्दोष को सजा नहीं देगा। वाह, तुम 100% काबिल हो इस सिंहासन के। फिर महाराज अरुणदेव अपना बेटा धनंजय को राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनाकर राजा घोषित कर देते हैं, और ये देखकर दोनों भाई अजय और विजय बहुत उदास हो जाते हैं।